हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। प्लाज्मिड की खोज लेडरबर्ग ने की। अगर वो प्लाज्मिड है क्या, ये मान लीजिए एक सेल है, बैक्टीरियल सेल। इस बैक्टीरियल सेल में दो डीएनए मॉलिक्यूल या दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। एक ये है और एक होता है ये इसका जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ, जिसे हम क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। और जो दूसरा है, ये क्रोमोसोम के अलावा है, इसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। तो प्लाज्मिड्स जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं। इन्हें हम एपिसोम भी कहते हैं। एपिसोम, सभी एपिसोम प्लाज्मिड हो सकते हैं, लेकिन सभी प्लाज्मिड एपिसोम नहीं हो सकते। शुरुआत में इन्होंने, जो लेडरबर्ग है, इन्होंने इस डीएनए को या इस प्लाज्मिड को या एक्स्ट्रा कॉपी जो है वो डीएनए की, उसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटरी एलिमेंट कहा। लेकिन बाद में इसी को प्लाज्मिड कहा गया और ये देखा गया था बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरियल सेल में इसे देखा गया था, तब जाकर के इसको कहा गया प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड डीएनए के अलावा डीएनए होता है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बंद होता है, सर्कुलर है, क्लोज्ड है, कॉम्पैक्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, लंबाई में क्रोमोसोमल डीएनए से कम होता है। अब इसके कैरेक्टर्स के बारे में एक चीज और है कि जब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, देखो प्लाज्मिड जो है वो मोस्टली बैक्टीरिया के अंदर, या हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ही पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में जो आनुवांशिक पदार्थ है वो क्रोमोसोम के रूप में उपस्थित होता है। ये क्रोमोसोम, इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल के रूप में पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाला डीएनए, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें जो डीएनए पाया जाएगा वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। या फिर क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, क्योंकि इसमें भी डीएनए होता है। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, हाइड्रोजीनोसोम है, हाइड्रोजीनोसोम। तो ये सब जो है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के रूप है। तो जो भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, हाइड्रोजीनोसोम, इनको एपिसोम कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि प्लाज्मिड केवल प्रोकैरियोटिक के अंदर होते हैं, इसलिए हम कभी भी नहीं कह सकते कि सभी प्लाज्मिड एपिसोम होते हैं, लेकिन सभी एपिसोम प्लाज्मिड हो सकते हैं। ठीक है। अब कैरेक्टर्स के बारे में अगर हम देखें तो जो प्लाज्मिड्स हैं उनके कैरेक्टर्स अलग, जो नॉर्मल डीएनए है या जो नॉर्मल आनुवांशिक या क्रोमोसोमल डीएनए है उससे कैसे अलग होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है, ये भी आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। ये भी आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, इनके अंदर भी जीन होता है, जो भी ये भी आनुवांशिक पदार्थ है जो डीएनए से बना होता है। अब आनुवांशिक पदार्थ वो होता है जो किसी लक्षण को निर्धारित करता है,
अर्थात कुल मिलाकर के इसके अंदर भी जीन होते हैं जिनसे एक प्रोटीन बनता है और वो प्रोटीन फिर किसी न किसी लक्षण को निर्धारित करता है। ठीक है, तो ये भी आनुवांशिक पदार्थ होता है। दूसरा, ये वही स्मॉल होते हैं, स्मॉलर, यानी कि जो क्रोमोसोमल डीएनए है उससे छोटे होते हैं, स्मॉलर देन क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए से ये छोटे होते हैं, बड़े नहीं होते हैं, ना उनके बराबर होते हैं, हमेशा क्रोमोसोमल डीएनए से छोटे होते हैं। तीसरा है, ये रेप्लिकेशन की क्षमता रखते हैं, रेप्लिकेशन की क्षमता रखते हैं, यानी कि इनका भी रेप्लिकेशन हो सकता है। तो ये आनुवांशिक पदार्थ इनके डीएनए है, तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो हो सकता है, तो इनका भी रेप्लिकेशन हो सकता है। इनका रेप्लिकेशन भी सेम उसी तरह से होगा जिस तरह से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। जो मशीनरी है वो मोस्टली मशीनरी ये क्रोमोसोमल डीएनए की यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ भी रेप्लिकेशन होगा और यहाँ भी होगा। एक चीज और है कि अगर किसी सेल के अंदर प्लाज्मिड है तो उसका रेप्लिकेशन होने से नया प्लाज्मिड बन सकता है, लेकिन अगर किसी सेल के अंदर प्लाज्मिड नहीं है तो उसमें अपने आप डी नोवो रूप से या ओरिजिनेट नहीं हो सकता प्लाज्मिड। ठीक है, जब कोई सेल बैक्टीरियल सेल डिवाइड होती है तो उसके दोनों डीएनए, ये डीएनए भी और ये डीएनए, दोनों ही डीएनए रेप्लिकेट होते हैं और रेप्लिकेट होने के बाद ये एक सेल से दूसरी सेल में डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी सेल के अंदर प्लाज्मिड नहीं है तो उसमें प्लाज्मिड अपने आप नहीं बन सकता। तो ये कुछ इसके कैरेक्टर्स हैं। दूसरा भाई एक दो कैरेक्टर ये भी है कि ये बंद होता है, सर्कुलर वृत्ताकार होता है, कॉम्पैक्ट होता है, इसमें भी जीन्स होते हैं और इसके जो फंक्शंस हैं अगर देखा जाए तो वो अभी हम अलग से डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक इसके लिए कॉपी नंबर ये एक वर्ड है, कॉपी नंबर, यानी कि कितनी कॉपीज एक सेल के अंदर उपस्थित होती है उस प्लाज्मिड की, उसे हम कहते हैं कॉपी नंबर। एक प्लाज्मिड की एक सेल में, एक बैक्टीरियल सेल में उपस्थित संख्या कॉपी नंबर कहलाता है। इससे हम कहते हैं कॉपी नंबर। एक सेल के अंदर कितने प्लाज्मिड उपस्थित होते हैं उसे हम कहते हैं कॉपी नंबर। ये किसी में एक भी हो सकता है और किसी में अधिक भी हो, की मल्टी कॉपी नंबर भी हो सकता है और सिंगल कॉपी नंबर भी हो सकता है। सिंगल कॉपी नंबर मतलब एक सेल में एक प्लाज्मिड और दिस इज सिंगल कॉपी, नंबर एंड मल्टी कॉपी नंबर। ये दोनों प्रकार से हो सकता है। अगर सिंगल कॉपी नंबर है तो उसकी संख्या एक मिलेगी, अगर एक से ज्यादा मल्टीपल है तो इसका मतलब इसके अंदर काफी संख्या मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके टाइप्स, इसके शॉर्ट ले सकते हैं। टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के प्रकार।
तो पहला जो टाइप है उसे हम कहते हैं एफ फैक्टर, और फर्टिलिटी फैक्टर और सेक्स फैक्टर, लिंग कारक या उर्वर कारक। तो ये हमेशा एक सेल जिसे हम कहते हैं, जिस सेल के अंदर ये पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं F प्लस सेल, और एक सेल जिसके अंदर ये नहीं होता है उसे हम कहते हैं F माइनस सेल। जैसे मान लो ये सेल है, इस सेल में ये इसका आनुवंशिक पदार्थ है, इसमें ये F कारक है, तो इसको हम कहते हैं F प्लस सेल। एक दूसरी सेल जिसके अंदर ये उपस्थित नहीं है, केवल आनुवंशिक कारक है, तो उसको हम कहते हैं F माइनस सेल। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहेंगे, बाद में देखेंगे अगले वीडियो में, उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन, तो कॉन्जुगेशन के द्वारा ये F प्लस कारक यहां से निकल करके इस F माइनस सेल के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये किसके लिए जिम्मेदार है? ये फर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार है, अर्थात ये सेक्स कारक है। हमेशा कॉन्जुगेशन F प्लस से F माइनस में ही होगा। कभी कभी क्या होता है कि ये जो F प्लस कारक है ये इस क्रोमोसोम फ्रेगमेंट के साथ भी होता है, यानी कि ट्रांसफर हो जाता है, जो ट्रांसफर ऑफ क्रोमोसोमल फ्रेगमेंट विद F फैक्टर। तो ऐसी सेल को हम कहते हैं HFR, हाई फ्रीक्वेंसी वाली सेल। HFR हाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि इस सेपरेट प्लाज्मिड की तुलना में अगर ये इसके साथ हो, यानी कि ये एपिसोम के रूप में हो, तो उस कंडीशन में इसके ट्रांसफर होने की संभावना ज्यादा होती है। तो ऐसी सेल को हम कहते हैं HFR या हाई फ्रीक्वेंसी सेल। दूसरे होते हैं आर प्लाज्मिड, सेकेंड एच आर, या इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंट प्लाज्मिड। इन प्लाज्मिड के अंदर एक रेजिस्टेंट फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं आर फैक्टर। आर फैक्टर मतलब आर कारक, और फैक्टर जो है वो एक जीन है, अर्थात इनमें एक ऐसा डीएनए का खंड है जो विभिन्न प्रकार के जो हैवी मेटल्स हैं या फिर एंटीबायोटिक्स हैं, है ना, एंटीबायोटिक्स, हैवी मेटल्स, या पराबैंगनी किरणें, यूवी रेडिएशन या पराबैंगनी किरणें, इन सब के प्रति ये रेजिस्टेंट होते हैं। कारण ये कि इस आर फैक्टर के अंदर ऐसी प्रोटीन को बनाने वाले जीन हैं जो इन सब को डिग्रेड करता है या फिर इनका प्रभाव इस सेल पर नहीं होने देता, जिससे इनके अंदर रेजिस्टेंसी होती है। इसमें एग्जांपल है, एग्जांपल के लिए R1 और एक है R4G। ये आर प्लाज्मिड है। अच्छा, आर प्लाज्मिड जो होता है, आर प्लाज्मिड में दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। कौन कौन से दो भाग हैं? एक तो होता है
रेजिस्टेंस के लिए एक भाग और रेजिस्टेंसी के लिए होता है, यानी कि प्रतिरोधकता के लिए होता है। और जो दूसरा भाग ट्रांसफर के लिए होता है। दूसरा भाग ट्रांसफर के लिए होता है, यानी कि ये प्लाज्मिड हैं। ये प्लाज्मिड एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर हो सकते हैं। तो आर प्लाज्मिड भी इसके दो भाग हैं। एक भाग तो रेजिस्टेंसी के लिए होता है, जिसके अंदर वो जीन होते हैं जो रेजिस्टेंस शो करते हैं। दूसरा भाग जो एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट तीसरा जो प्लाज्मिड है वो है कोल प्लाज्मिड। मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। तीसरा है कोल प्लाज्मिड। कोल प्लाज्मिड क्या है भाई? देखो ये कोल प्लाज्मिड ये प्रोड्यूस कोलिसिन को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि उत्पादित करते हैं। ये एक टॉक्सिक प्रोटीन है। कोलिसिन क्या है? टॉक्सिक प्रोटीन होती है, ठीक है। जो दूसरे बैक्टीरिया को मारती है या किल करती है। दूसरे बैक्टीरिया को किल करती है। टॉक्सिक प्रोटीन है जो दूसरे बैक्टीरिया को किल करती है, यानी कि उनको नहीं मारेगी जिनके अंदर ये, अर्थात कुल मिलाकर के बातें, एक सेल हो जाएगी कोल प्लस और दूसरी सेल हो जाएगी कोल माइनस। तो जो कोल माइनस सेल होती है उसको ये जो कोल प्लस सेल है ये इसको किल करती है और मारती है। तो इसका ये ट्रांसफर है वो भी एफ फैक्टर की तरह ही होता है, यानी कि जिन सेल के अंदर कोल प्लस होता है वो कोल माइनस की तरफ ट्रांसफर करती है। ये जो टॉक्सिक प्रोटीन है कोलिसिन, ये मोस्टली ई कोलाई, शिगेला और साल्मोनेला बैक्टीरिया के द्वारा बनाई जाती है। ई कोलाई, इस्चेरिशिया कोलाई, शिगेला डिसेंट्री जो दस्त पैदा करता है, डायरिया, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जिससे टाइफाइड होता है, ई कोलाई जिससे कभी आंत में गड़बड़ हो जाती है। तो ये सब जो है ना ये कोलिसिन प्रोड्यूस करते हैं, ये दूसरे बैक्टीरिया को मारते हैं। देखो हमारी आंत के अंदर ई कोलाई का पाया जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये इस तरह के प्रोटीन बनाएगा जिसकी वजह से दूसरे प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो यहाँ पर नहीं पनप सकते हैं और हम बीमार होने से रह जाते हैं। और इस प्रकार के जो प्लाज्मिड्स हैं इनको हम एपिसोम के नाम से भी जानते हैं, एपिसोम्स। चौथे प्रकार के जो प्लाज्मिड हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से। इनको हम कहते हैं डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। तो ये ऐसे प्लाज्मिड्स हैं जो डिग्रेड करते हैं, अर्थात तोड़ने का काम करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं। ये प्लाज्मिड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये प्लाज्मिड पेट्रोलियम और लार्ज हाइड्रोकार्बन्स
को तोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये प्लाज्मिड पेट्रोलियम और जो बड़े हाइड्रोकार्बन जैसे डीजल है, पेट्रोल है, ग्रीस है, ऑयल है, इन सबको तोड़ने का काम ये करते हैं। जैसे एक प्लाज्मिड है OCP, एग्जांपल के लिए हम लिखें एक प्लाज्मिड जिसका नाम है OCP। तो OCP प्लाज्मिड ये भी ऑक्टेन को तोड़ता है। ऑक्टेन, हेक्सेन और डिसीन, इनको तोड़ने का कार्य करता है। दूसरा होता है XYL, जाइलिन, जाइलिन को तोड़ता है। टोलुइन को तोड़ता है। तीसरा होता है CAM, कैम्फोर, कैम्फोर को तोड़ने का कार्य करता है। एक होता है NaH, ये नेफ्थलीन को तोड़ने का कार्य करता है। तो ये कुछ लार्ज हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये बड़े होते हैं और इनको ये छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन में तोड़ते हैं और उसके बाद इनका यूज खुद के लिए करते हैं। तो ऐसे बग तैयार किए गए हैं और इन बग्स को जो नाम दिया गया है, एक्चुअल में ये स्यूडोमोनास पुटिरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास पुटिरा का जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फॉर्म है उसे हम बग के नाम से जानते हैं। और ये बग जो है ये इस तरह के कार्यों को संपादित करती है। जब भी कोई जहाज वगैरह या फिर समुद्र की सतह पर कोई कंटेनर अपना डीजल या पेट्रोल फैला देता है या फैल जाते, लीकेज हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में अगर वो ऑयल या जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसको अगर तोड़ा नहीं गया या हटाया नहीं गया तो नीचे की जो जीव है जैसे मछली वगैरह वो सब नष्ट हो सकते हैं, मर सकते हैं। तो उनको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह की स्यूडोमोनास पुटिरा ये जो बग है इनका इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये इनमें से कोई भी हो सकता है तो ये उसको तोड़ देते हैं छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन में। और जो छोटे हाइड्रोकार्बन टूटते हैं उनका फिर ये अपने मेटाबॉलिज्म में उपयोग ले लेते हैं। इस तरह से पूरे समुद्र को साफ किया जा सकता है। इसकी शॉट ले लीजिए। पांचवा जो टाइप है वो वायुलेंस का है। वायुलेंस प्लाज्मिड या उग्र प्लाज्मिड भी कहते हैं। इसमें दो आते हैं। तो पांचवा है TI प्लाज्मिड। TI प्लाज्मिड इसका नाम है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, TI, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड पाए जाते हैं एग्रो बैक्टीरियम ट्यूनिफेसियंस बैक्टीरिया के अंदर। ट्यूनिफेसियंस बैक्टीरिया के अंदर। और ये जो बैक्टीरिया है ये सॉइल बॉर्न या सॉइल बैक्टीरिया है, इनकी मृदा के अंदर पाया जाता है। जब भी कोई घाव होता है किसी भी पादप के शरीर पर तो ये उस जगह से एक पदार्थ का स्रावन होता है
और उस पदार्थ के श्रावण के अंदर ये जो बैक्टीरिया है ये ट्रांसफर हो जाता है, कि ये उस जगह पर इन्फेक्शन करता है। इन्फेक्शन करने के दौरान ये अपना जो टीआई प्लाज्मिड है, और इस टीआई प्लाज्मिड के अंदर होता है टीडीएनए, इसको हम ट्यूमर डीएनए कहते हैं, ट्रांसफर डीएनए कहते हैं। ये टीडीएनए ये प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर कर देता है और उस जगह पर जाकर ये एक रोग उत्पन्न करता है, और उस रोग को हम या तो ट्यूमर कहते हैं और या फिर हम कहते हैं इसको क्राउन गॉल डिजीज। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्राउन गॉल डिजीज। क्राउन गॉल डिजीज जिस जगह पर ये इन्फेक्शन करेगा उस जगह की जो सेल्स होती हैं उनका जो विभाजन है वो बढ़ जाता है, और विभाजन बढ़ने की वजह से उस जगह पर एक गांठ का निर्माण इनकी ट्यूमर बन जाता है, उसको हम कहते हैं क्राउन गॉल डिजीज। इस बैक्टीरिया की जो टीआई प्लाज्मिड है उसके जो टीडीएनए है टीआई प्लाज्मिड, इस टीआई प्लाज्मिड का उपयोग प्लांट्स में या पादपों में इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर में किया जाता है। इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर में किया जाता है, यानी कि जब भी हमें पादपों में कोई जीन को ट्रांसफर करना है बाय प्लाज्मिड, तो हम इस प्रकार के टीआई प्लाज्मिड का उपयोग कर सकते हैं। एक और होता है छठा, जिसको हम कहते हैं आरआई प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड भी बिल्कुल इसके जैसा ही होता है। ये भी एग्रोबैक्टीरियम की स्पीशीज, इसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस, उसके अंदर पाया जाता है, और ये रूटी हेयर डिजीज उत्पन्न करता है, इनके रूट्स जो होते हैं उसको खत्म करता है। रूटी हेयर डिजीज, जो मूल रोम होते हैं उनको ये खत्म करता है। इसका उपयोग हम इसमें नहीं करते हैं, हम एज ए प्लाज्मिड ट्रांसफर के लिए या जीन ट्रांसफर के लिए केवल टीआई प्लाज्मिड का उपयोग करते हैं, इसका बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अब फंक्शन जो है, फंक्शन अगर हम देखें प्लाज्मिड के जो फंक्शंस हैं उनमें अगर हम देखें तो सबसे पहला फंक्शन तो क्या है, हम इन्हें मोस्टली जो यूजेबल है नंबर 1, इन्हें जीन ट्रांसफर के लिए एज ए वाहक, एज ए वेक्टर या एज ए वाहक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इनका यूज बायोटेक्नोलॉजी में या जैव प्रौद्योगिकी के अंदर अत्यंत किया जाता है। तो देखो जितने भी जैसे बीटी कॉटन है, बीटी भिंडी है, बीटी बैंगन है, इस तरह के जो बनाए गए हैं प्लांट्स, उनके अंदर इस प्रकार के प्लाज्मिड्स का उपयोग, या फिर एनिमल जीन की क्लोनिंग करनी हो तो भी इसका उपयोग कर सकते हैं। किसी प्रकार के जीन को अगर ट्रांसफर करना है तो हम प्लाज्मिड का उपयोग एज ए वाहक के रूप में करते हैं। एग्जाम्पल सुना हो आपने तो PBR 322, PBR 322, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मिड। उसके बाद अगर डिजीज रेजिस्टेंट किसी एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस शो कर पैदा करना हो तो भी हम इनका उपयोग करते हैं, इसमें आर फैक्टर जो है उसको ट्रांसफर करते हैं। अगर हमें कहीं पर कोलिसिन के प्रति रेजिस्टेंसी पैदा करनी हो तो हम कोल प्लाज्मिड को ट्रांसफर करते हैं। अगर हमें किसी जगह पर जो लार्ज हाइड्रोकार्बन है या इनको खत्म करना है तो वहां पर हम इस प्रकार के जो बग्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक प्लाज्मिड। इससे संबंधित टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।